एक अपन सिर्फ प्रिंट ही करवा सकते हैं या कुछ इसके ऊपर हम ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो इंट ले लिया मैंने a कोमा b कोमा c, ये तीन वेरिएबल ले लिए और मैंने क्या किया, a इक्वल्स टू 10 कोमा b 10 b इक्वल्स टू 20। ठीक है, और अब मैं जब प्रिंट करवा रहा हूं तो मुझे एक्चुअली में इनका क्या है, सम करना है। मान लो तो मैं लिख रहा हूं सम इक्वल्स टू, अगर हम इंटीजर वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो हमेशा आउटपुट हमारा इंटीजर ही आएगा, इस वजह से। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट सी प्रिंट करवा देता हूँ। अब सी प्रिंट करवाने से होगा क्या, सी को हमने कोई वैल्यू थोड़ी असाइन करी है, अभी वैसे का वैसा ही पड़ा है। तो सी क्या करेगा, एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। गार्बेज वैल्यू का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। गार्बेज वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू वो होती है जो कंपाइलर इसको असाइन कर देगा, कहीं भी कुछ भी वैल्यू दे देगा। तो जब हमने प्रिंट करवाया सी इसको जीरो प्रिंट कर दिया, ये कुछ और भी प्रिंट कर सकता था। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो सी के अंदर हमने कौन सी वैल्यू असाइन कर दी है, प्लस बी की। तो अब दोनों का एडिशन होकर प्रिंट हो जाएगा 30। और इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे ना करके इसको हम यहाँ भी लिख सकते थे और फिर एग्जीक्यूट करवाते तो भी हमारा 30 आता। लेकिन क्या हम मान लो फ्लोट z इक्वल्स टू 1.1, और अब मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल बना रहा हूं। बना क्या रहा हूं, वेरिएबल बना हुआ है c, और c के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस जेड कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं सिर्फ c प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया a और b, a b c तीन वेरिएबल इंटीजर है, दो में वैल्यू डाल दी मैंने, b को हम हालांकि कहीं यूज नहीं कर रहे। तो c का अंदर हमने c जो खुद इंटीजर है, a है वो भी इंटीजर है, और z क्या हुआ, हमारा फ्लोट वेरिएबल है। तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, इंटीजर प्लस फ्लोट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड हो गया, लेकिन वेरिएबल किस में डाल रहे हैं, c में। c क्या है, खुद इंटीजर है। जो खुद इंटीजर है वो इंटीजर ही तो वैल्यू लेगा ना, उसके अलावा कुछ फ्लोट कैसे ले लेगा वो। तो जो हमारा, अगर हम इसका आउटपुट निकाल के देखते हैं तो इसका आउटपुट 11 आएगा, जबकि आना क्या चाहिए था, 11.1। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है पॉइंट के बाद की वैल्यू को ऐड करने का। अब मान लो हम यहाँ पे ऐसे और कर लेते y, और अब की बार जो सम करवा रहे हैं उसको हम y में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और y क्या है, फ्लोट टाइप का। तो इंटीजर प्लस फ्लोट ऐड कर रहे हैं और फ्लोट में डाल रहे हैं, जिसमें y की कैपेसिटी क्या है, फ्लोट को होल्ड करने की है। तो अब अगर हम यहाँ पे y को प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। अब देखो आउटपुट आना तो क्या चाहिए था, वो आ क्यों रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे गलती करी है। हमने यहाँ तक तो सही किया काम, लेकिन बाद में जब प्रिंट करवाने लगे कह दिया कि ये जो y है ना, ये तो क्या है, हमारा इंटीजर वैल्यू है। तो कंपाइलर के कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने कुछ भी रैंडम आउटपुट निकाल के दे दिया। तो जब हमारा y फ्लोट में है तो यहाँ पे हमें इसको बताना पड़ेगा ना कि भाई साहब जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा फ्लोट का है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें देखो हमारा एग्जैक्ट जो हमारा आउटपुट आना चाहिए था 11.1, वो हमें निकाल के दे दिया। ऐसे आप और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि इंटीजर फ्लोट को ऐड कर दिया, इंटीजर प्लस कैरेक्टर को ऐड कर दिया। अब कैरेक्टर को जब ऐड करोगे तो क्या आउटपुट आएगा। वैसे तो अगर हम ऐसे लिखते हैं a प्लस सी, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, सॉरी a प्लस सी, हाँ इसका भी क्या ही मतलब है, और 1 प्लस सी लिखेंगे तो इसका भी क्या ही मतलब है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम सी को क्या ले रहे हैं, ये कैरेक्टर ले रहे हैं या इसकी हम आज का वैल्यू उठा रहे हैं। एक ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। a इक्वल्स टू 10 ले लिया और एक कैरेक्टर ले लिया हमने c, जिसके अंदर हमने वैल्यू भी c ही डाल दी। c नहीं, मैं यहाँ पे a डालता हूँ, कारण बताऊंगा आपको। स्मॉल a की कैरेक्टर वैल्यू क्या होती है, 97। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a प्लस जो हमारा कैरेक्टर है c, उसको ऐड कर रहे हैं। a इंटीजर है और c हमारा कैरेक्टर है, तो आउटपुट क्या आएगा, फ्लोट तो आने से रहा, हमने मान लो इसको इंटीजर देके हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसने वैल्यू प्रिंट कर दी 107। 107 कैसे करी, a की वैल्यू कितनी है 10, जो c वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू कौन सी है, कैरेक्टर a है। तो a की आज का ही वैल्यू, हर वेरिएबल की कुछ ना कुछ आज का ही वैल्यू होती है,
ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, ए की जो आस्काई वैल्यू है वो 97 होती है, ऐसे बी सी डी ई और ऐसे कंटिन्यू चलते जाओ, तो इसकी जो वैल्यू होगी 98 होगी, इसकी 99, फिर 100 101 ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। और वहीं बात करें अगर कैपिटल ए, तो इसकी जो आस्काई वैल्यू होती है वो होती है 65। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब हमने ए को यूज किया तो 97 प्लस जो हमने की वैल्यू दे रखी थी 10, उन दोनों को जोड़ के इसने जो हमारा आंसर है 107 निकाल, यही था आउटपुट। अब यहाँ पे अगर करेक्टर की जगह मैं ए करता हूं तो देखो आउटपुट क्या आएगा, 65 में कितने होते हैं 75। तो इसको आप बिल्कुल हल्के में ना ले, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उस वहां पे समझ में नहीं आएगा कि इंटीजर प्लस करेक्टर को ऐड कर दिया तो आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें और आप खुद भी प्रैक्टिस करें। तो हमें किस चीज का याद ध्यान रखना है, जो हम यूज कर रहे थे %d, %c और %f। ठीक है, ये इंटीजर के लिए है, ये करेक्टर के लिए और ये हमारा फ्लोट के लिए। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब आप बताओ, क्या हम एक ही लाइन में, एक ही आउटपुट में हम मल्टीपल स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें किसी का नेम और मान लो एज प्रिंट करवानी है तो हम क्या करेंगे, जहां पे नेम प्रिंट होगा, अभी तो नेम की जगह मान लो करेक्टर प्रिंट करवा रहे हैं तो हम %c यूज कर लेंगे, और जब एज प्रिंट करवा रहे होंगे तो वो हम %d यूज कर लेंगे। तो एक ही लाइन में हम यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है, हमारा एक इंटीजर हो गया, एक फ्लोट हो गया, एक हमारा डबल हो गया और एक हमारा कैरेक्टर हो गया। इंटीजर कौन सी वैल्यू के लिए, हमारी 0 से लेके 9 और वही माइनस के अंदर भी -1 से लेके -9 तक। ठीक है, फ्लोट क्या हो गया, जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यूज है जैसे कि 1.9 वगैरह उनके लिए, और डबल जो है वो भी फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए ही होता है, लेकिन तो फर्क क्या है वो बताता हूँ, ये हमारा कैरेक्टर होल्ड करने के लिए। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इंटीजर की जो आ सकता है, इंटीजर एक जब हम ऐड करते हैं या स्पेस जहां पे इंटीजर के वेरिएबल को वैल्यू देते हैं तो उसको कितनी जगह चाहिए, उसको कितना स्पेस चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो इंटीजर हमारा 2 बाइट्स लेगा। अब 64 कंपाइलर है, वहां पे ये 4 बाइट्स भी ले सकता है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ये 2 बाइट्स ही लेगा। अब बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट हमारा फिक्स है, फ्लोट को 4 बाइट्स चाहिए कोई भी वैल्यू ऐड करने के लिए। डबल क्या होता है, फ्लोट वैल्यूज ही ऐड करता है, लेकिन फ्लोट इन सब की एक लिमिटेशन है कि ये कितनी की वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। तो फ्लोट में अगर बड़ी वैल्यू को होल्ड करना हो वहां पे हम डबल यूज करते हैं, और ये जो हमारा 8 बाइट कंज्यूम करता है। और करेक्टर हमारा क्या है, भोला भाला सा है, ये 1 बाइट्स ले लेता है। ठीक है ना, और एक बाइट्स में कितनी बिट होती है, 8 बिट होती है। आस्काई जो वैल्यू होती है वो कितने बिट की होती है, वो 8 बिट की होती है। अब बाकी का तो हमें पता चल गया, ये जो डबल है इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, इसका जब हम प्रिंट करवाएंगे इसको LF से प्रिंट करवाएंगे। जैसे इंटीजर को जब हम प्रिंट करवा रहे थे तो इंटीजर के लिए हम %d ले रहे थे, ठीक है, और इसके लिए %f, %lf और ये %c। सी में एक हमारा टॉपिक आता है कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट का हिंदी में मीनिंग या मैं बताऊं कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल के जस्ट अपोजिट। वेरिएबल, मान लो ये वेरिएबल ए है, तो ये ए का क्या मतलब, ये अपनी वैल्यू वेरी करते रहेगा, कभी यहाँ पे 10 आ गई, कभी हमने रिप्लेस करके 20 डाल दिया, 30 डाल दिया, कुछ भी आ सकती है। लेकिन अगर कोई एक कांस्टेंट मान लो सी है तो उसमें अगर 30 वैल्यू है तो वो 30 ही रखेगा प्रोग्राम में, वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करने देगा। ये इसकी खासियत है, तभी तो इसको कांस्टेंट बनाता है। तो किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए, मान लो ये एक इंटीजर वेरिएबल नॉर्मल हम ऐसे लिखते हैं, इसको जब हम इंटीजर वेरिएबल है लेकिन इसको कांस्टेंट, इंटीजर तो बताना पड़ेगा ना, कांस्टेंट किसको बना रहे हो, इंटीजर को बना रहे हो, फ्लोट को बना रहे हो, कैरेक्टर को बना रहे हो, तो ये तो हमारा लगेगा। तो बताने के लिए कंपाइलर को कि ये वेरिएबल कांस्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या एक CONST ये यूज करेंगे। अच्छा सॉरी, डॉट नहीं आएगा इसमें।
कांस्टेंट, CONST, ये कीवर्ड यूज करेंगे। फिर से ये देखो हमारा वर्ड आ गया कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, ये हमारे कंपाइलर ने रिजर्व रखा है कि CONST जहां भी लिखा आएगा मुझे पता चल जाएगा कि ये जो वेरिएबल बनाया है ये कांस्टेंट बनाया है, इसमें जो भी वैल्यू होगी उसको रिप्लेस नहीं होने देना है। तो हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। इंटीजर a बनाया है और इसको हम क्या कर देते हैं कांस्टेंट। इसको जब प्रिंट करवाएंगे तो सिंपल अभी तो प्रिंट हो जाएगा ये 10 वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, a के अंदर a = 20 डाल रहे हैं। यहाँ पे तो 10 डाल दिया, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं और इसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसने क्या है, एरर दे दिया। कंसोल नहीं आ रहा था मेरा, मैंने बंद कर दिया था, तो इसको F2 प्रेस करके आप वापस से ला सकते हो। तो एरर क्या दे रहा है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल a। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि भाई साहब a है वो रीड ओनली बन चुका है, आप उसको रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। और वहीं पे अगर हम इसको हटा देंगे और अब रन करके देखेंगे, सक्सेसफुली रन हो जाएगा और 20 प्रिंट कर देगा। 20 क्यों किया कि सर हमने तो 10 ऐड किया था। 10 ऐड किया आपने, एक वेरिएबल में 10 ऐड किया, लेकिन उसके बाद उसी के अंदर वापस से 20 डाल दिया, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, रिप्लेस होके हमारा आ गया। और यहाँ पे अगर a = 30 करके अब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये 30 प्रिंट हो जाएगा। ये अब 2 बार रिप्लेस हो चुका है। कांस्टेंट की एक और खासियत है कि मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता कांस्टेंट और यहाँ पे डायरेक्ट a लिख दूं और a के अंदर वैल्यू मैं डालू ही नहीं कि मैं वैल्यू बाद में डाल दी और इसको प्रिंट करवाऊं। तो ये क्या कह देगा कि यहाँ पे आप वैल्यू डाल रहे हो, ये तो भाई रीड ओनली है। तो आप कहोगे सर रीड हमने वैल्यू तो डाली नहीं है। अरे डाली नहीं तो गलती है, जब यहाँ पे वैल्यू, ये वेरिएबल क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे जो वैल्यू डाल दोगे वो कांस्टेंट रह जाएगी अपना। अब क्या है, जो हम टॉपिक ले लेते हैं वो ले लेते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे हमारा एडिशन हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा भी हमारे पास ऑपरेटर है, जैसे कि मोड ऑपरेटर, परसेंट के अकेले साइन को इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोल देते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट, और दूसरा हमारा इसको बोल देंगे जब 2 बार माइनस लगेगा इसको डिक्रीमेंट, ठीक है। अब इनको हम ऑपरेट करके देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं बिना टाइम खराब किए। ये सारे ऑपरेशन हम इंटीजर पे परफॉर्म करके देखेंगे। तो मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर a, b, और यहाँ पे क्या करता हूँ b, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं सम नाम का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले तो मैंने a को वैल्यू दे दी 20 और b को वैल्यू दे दी a 20, b = 30 और सम = a + b। ऐसे कर लेते हैं, a और b की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे और हम बार बार ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे कि क्या होता है। प्रिंटफ, और प्रिंटफ में हमें पहले तो क्या है, आपकी बार एडिशन कर रहे हैं तो हम कर देंगे सम = यहाँ पे हमें सम प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोमा लगा के, कौन सी वैल्यू, SU1, ठीक है, और लास्ट में हमें सेमीकोलन। नीचे का ये प्रिंटअप हमने किस लिए लगा रखा है, स्पेस देने के लिए, बाकी जो पहले का एज इट इज है। तो ये देखो 120 + 30 150 हमारा प्रिंट हो चुका है, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं। तो इस सम से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो का नाम है ना, इसका चेंज कर लो, मत रहने दो, जेड लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मेन वैल्यू कहाँ जा रही है, ये एक तरीके से एक होल्डर होते हैं जो सिर्फ वैल्यू होल्ड करते हैं। अब इसको रन करेंगे हम, माइनस करके वैल्यू परफॉर्म कर दी। अब यहाँ पे मैं पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म कर लेता हूँ, ये 3600 आ गया, ये भी इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं डिवाइड परफॉर्म कर रहा हूँ, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब अगर यही वैल्यू 121 होती और तब हम परफॉर्म करते तो भी वैल्यू 4 ही आया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा सम वेरिएबल है ये एक्चुअली में क्या है, ये हमारा इंटीजर वेरिएबल है, तो ये इंटीजर वैल्यू ही ऐड करेगा। तो रही बात फ्रैक्शन की कि सर फ्लोट के वेरिएबल होते तो हम ऐसे कर लेते हैं, इसको इन सबको फ्लोट बनाया और %d की जगह f करके करवा लेते हैं, तो ये हमारा फ्लोट में आउटपुट दे दिया इसने। अब मैं एक मोड ऑपरेटर समझाने के लिए आपको इसको वापस से इंटीजर में चेंज कर रहा हूँ।
मोड बेसिकली क्या होता है, जो आपका मोड ऑपरेटर है वो रिमाइंडर प्रिंट करवाता है। ठीक है, रिमाइंडर कैसे, मान लो 4/3 ऐसे लिखा, हमें पता है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। सेम 10/3 करूंगा तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो हमारा मोड ऑपरेटर है वो हमेशा रिमाइंडर प्रिंट करवाने के काम में आता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये और वैल्यू को मैं सिंपल सा ये ले लेता हूँ 4 और 3, और जब हमें इसको प्रिंट करवाएंगे तो इसने क्या कर दिया, रिमाइंडर को 1। इस सम को भूल जाओ, ये तो इस सम में और इस सम में बहुत फर्क है। यहाँ मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये तो मैं दिखाने के लिए शो पीस है, वेरिएबल तो नेम ये है हमारा। यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो देखो ये तो शो पीस है कि बाहर दिखाना क्या है यूजर को, ये तो उसके लिए होता है। फिर अगर मैं 10 लिखता हूँ तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 1। और वहीं पे अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 3। ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर है तो इसने फ्रैक्शन वैल्यू को छोड़। ये तो थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हमने ये जो ऑपरेटर यूज किया जिसमें वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोल देते हैं। किताब में देख के घबराना नहीं है कि ये कौन सा ऑपरेटर आ गया, इस जो दिया हुआ है सिर्फ ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। अब अपन क्या करते हैं, वैल्यू को ऐसे रहने देते हैं, जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसको परफॉर्म करके देखते हैं। अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, इसको हटा दो सबको, ए की वैल्यू कितनी है 10, ए को प्रिंट करवाऊंगा तो कितना आना चाहिए 10। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैंने क्या किया, ए इक्वल्स टू, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a+1, इसका क्या मतलब हुआ कि ये इस तरफ से चलेगा, ए की वैल्यू 10, 10 में एक जोड़ा तो 11, 11 करके ए में डाल दिया, तो अब की और जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 11 होगी। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो मैं 1 को हटा के मैं यहाँ पे प्लस प्लस लिख रहा हूँ। प्लस प्लस यानी ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जैसे हम स्लैश लगाते तो डिवाइड का काम करता है, तो ऐसे अगर हम 2 बार एडिशन का निशान लगाएंगे तो ये इंक्रीमेंट का काम करेगा। इंक्रीमेंट होता है 1 स्टेप से, तो यानी अगर इंटीजर है तो इसमें अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो सिर्फ एक वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा। तो ए की वैल्यू 10 है तो आउटपुट 11 आना चाहिए, इसका 11 आया। अब क्या हम ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, ए और बी के दोनों के वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। ए की वैल्यू तो 11 कर रहा है, बी की वैल्यू 10 कर रहा है, जबकि आप इसमें देखेंगे बी के अंदर हमने डाली ए की वैल्यू है, तो दोनों के आने तो सेम चाहिए ना, गलत अलग अलग क्यों आ रही है, ये अलग अलग इस वजह से आ रही है, ए क्या कर रहा है पहले तो असाइन कर रहा है वैल्यू, बाद में खुद की वैल्यू बढ़ा रहा है। और यहीं पे ही अगर हम इसको पोस्ट इंक्रीमेंट की बजाय हम अगर प्री इंक्रीमेंट करते तो ये दोनों वैल्यू सेम आती। ठीक है, ये कंसेप्ट सेम डिक्रीमेंट में भी लगता है, और यहाँ तो दोनों में क्या आएगी, सेम आउटपुट आएगा। और जैसे ही हमने इसका आउटपुट इसको पोस्ट इंक्रीमेंट में चेंज कर दिया डिक्रीमेंट में, तो ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं। मान लो मैंने ऐसे लिखा ए प्लस इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इसका आउटपुट मैं कह रहा हूं आपको 20 आएगा, सॉरी 15 आएगा। अपन पहले प्रिंट कर लेते हैं, मेरी क्यों माननी है, अपन प्रिंट करके देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है a इक्वल्स टू a+5, ये प्लस इक्वल दोनों का निशान आ गया, सेम ऑपरेटर, इस वजह से इसको मर्ज करके क्या लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस इक्वल्स टू 5। और यहाँ पे अगर माइनस होता तो भी ये ऐसे ही काम करता, मल्टीप्लाई डिवाइड सब में ऐसे ही काम करता। ठीक है, अभी माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू कम करके रखते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। ये तो थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके देखते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, हम कंपेयर करके देखते हैं। इसके अंदर ए बड़ा है बी से, हमें पता है ए बड़ा नहीं है बी से, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो आंसर आ गया 0, यानी कि
फॉल्स। अब हम कह रहे हैं कि ए छोटा है बी से, ए छोटा है जी बी से, बिल्कुल सही है, तो इसने आउटपुट क्या दे दिया, ट्रू। अब हम बोल रहे हैं बराबर, बराबर लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बी की वैल्यू ए में डाल के सी में डाल के, और जो बी की वैल्यू आउटपुट सी प्रिंट करवाना है ना, तो ये 20 प्रिंट करवा देगा। कंपेयर तो हुआ ही नहीं, इसने वैल्यू असाइन करके कर दी। तो अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें 2 बार बराबर का निशान लगाना पड़ेगा। तो जब हमने इसको लगाया तो इसने कह दिया नहीं भाई साहब, ए और बी कहाँ बराबर है, 10 का डिफरेंस है, तो इसने 0 आउटपुट प्रिंट कर दिया। अब एक और कंपेयर कर लेते हैं। अब की बार मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यू दोनों के सेम कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि ए लेस देन है बी, नहीं है, ए ग्रेटर देन है बी, नहीं है, ये तो बराबर है। तो अगर मेरे को 2 लगाने हैं यहाँ पे, मैं ये कह देता हूँ कि ए है वो या तो लेस देन है या बराबर है बी से। तो जब हम इसको करके देखेंगे तो हमारा आउटपुट 1 आ गया। 1 क्यों आया, लेस देन तो नहीं है ए बी से, लेकिन बराबर जरूर है, तो हमारा आउटपुट 1 आ गया। अब चाहे इसको ग्रेटर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है ग्रेटर का निशान पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा इक्वल से, ठीक। ये एक्चुअली में मैं आपका फास्ट रिवीजन हो रहा है, जिसको नहीं बिल्कुल भी नहीं पता सीखा उसके लिए वीडियो बन रहा है, लेंदी तो जरूर हो रहा है ये। अब हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हम पे आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियोस में देखा था, हमारा एंड होता है, और होता है, नोट होता है, ठीक है, नोर, नोर भी था, एक्सोर भी था। तो हम इनको तो छोड़ रहे हैं, एंड और नोट को यूज कर रहे हैं। अब देखो एंड का मतलब क्या हो गया कि दोनों की दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो एंड को लिखेंगे हम ऐसे, डबल एंड का ऑपरेटर, और के लिए लिखेंगे हम ये, और लॉजिकल नोट के लिए हम यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी का साइन, इसको हम लॉजिकल नोट भी बोल देते हैं। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। इसको क्या है, हमें इसको ब्रैकेट में एक एंटिटी बना देते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि ए एंड बी बोथ, बोथ आर या तो 20 से बड़े हैं या इक्वल है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हमारी फॉल्स कंडीशन जब होगी तो इसने 0 आउटपुट दे दिया। वहीं पे मैं ये कर देता हूं कि या तो लेस देन है और या इक्वल है। अब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, तो इसने 1 आउटपुट दे दिया। क्या समझे, एंड में दोनों वैल्यू का ट्रू होना जरूरी होता है, और में एक का। लॉजिकल नोट में क्या होगा, अगर जो वैल्यू हमारा आउटपुट ट्रू है तो उसको फॉल्स में प्रिंट करवा देंगे। जैसे सी बराबर अगर मैं लिखता हूं ए इज लेस देन बी, अब वैसे देखा जाए तो ए बी से छोटा है, ट्रू है, जो सी है हमारा 1 आना चाहिए, लेकिन मैं आउटपुट में क्या है, इसको लॉजिकल नोट प्रिंट करवा देता हूँ। लॉजिकल नोट किया तो इसने क्या कर दिया, रिजल्ट का उल्टा कर दिया, मतलब जस्ट विपरीत। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, बाकी बचा हुआ सेशन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 2 ग्रुप है, एक तो 01 क्लासेस का मैंने बना रखा है, और एक कंप्यूटर के लिए है, जिसमें केवीएस के पीजीटी टीजीटी वगैरह जो जितने भी हमारे स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे। उसको आप ज्वाइन में क्वेश्चंस आते रहते हैं, सॉल्यूशन भी, आप अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। बस डाउट है वो थोड़े लॉजिकल होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।